वेलकम टू पीजीटी इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज़ 4। अब इसमें जो है हमने जैसे कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है संतुलित बजट गुणक के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत कथन है। एक है स्वायत्त करों के मामलों में संतुलित बजट गुणक का मूल्य इकाई के बराबर होता है। दूसरा है आनुपातिक करों के मामले में संतुलित बजट गुणक का मूल्य इकाई से कम होता है। तीसरा है कि जो संतुलित बजट गुणक का मूल्य होता है वो हमेशा इकाई के बराबर होता है, चाहे स्वायत्त हो चाहे आनुपातिक हो। और नेक्स्ट है कि सरकारी व्यय गुणक का मूल्य कर गुणक के मूल्य से ज़्यादा होता है। अब इसमें हम देखें तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो इसका राइट आंसर सी है, क्योंकि जो हमारे पास संतुलित जो बजट गुणांक होता है जिसको हम के बी से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। और इसको जो है 1/1 - सी के बराबर हम लिखते हैं, प्लस -c/1 - सी, जो कि बाद में सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 1 - c/1 - सी और विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको जो है अगर हम बात करें तो इस जो स्वायत्त कर के मामलों में जो संतुलित गुणक का मूल्य होता है वो भी इकाई के बराबर होता है। और अगर हम इसको अनुपातिक में निकालें, ठीक है, इस तरह से रेशियो में निकालें तो भी ये इक्वल टू 1 ही आता है। तो इसमें जो है अब हम बात करें, जिस घाटे के बजट में घाटे को करों के किया जाता है, ठीक है, करों के जरिए पूरा किया जाता है, या जिस घाटे के बजट में घाटों को करों से पूरा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संतुलित असंतुलित बजट, या रोकड़ बाकी बजट, या फिर शून्य आधार या जीरो बेस बजटिंग जिसको हम कहते हैं। तो इसमें जो हमारे पास देखिए हमें पता है कि जो जिस घाटे को है ना, जिस घाटे में बजट के घाटों को करों के जरिए पूरा किया जाता है उस घाटे को क्या बोलते हैं, हम संतुलित बजट कहते हैं। क्योंकि जो संतुलित बजट होता है उसमें जो सरकार व्यय कर रही होती है, जैसे व्यय कहाँ से करती है, जो उसको कर से प्राप्त जो इनकम होती है, तो वह राजस्व जो खाते से शेष तथा पूंजी खाते के शेष को जोड़कर योगफल जो है उसका बजटीय शेष कहलाता है। इस तरह से जो हमारा बजट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो धनात्मक जो बजटीय शेष है वो तो सरप्लस को प्रेजेंट करता है, जबकि जो नेगेटिव होता है वो डेफिशिट को प्लस जो है वो प्रेजेंट करता है। अब जिस घाटे में करों से, जिस घाटे को बजट में घाटे को करों से जो है वो पूरा किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, फिर घाटे को हमने कर से जो इनकम हुई उससे पूरा कर लिया तो वो बजट हमारा संतुलित बजट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 2006-07 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 6-7 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत के निर्यात थे। ठीक है, तो ये जो थे जो हमारे 2006-07 के थे वो थे पर्टिकुलर, अगर हम बात करें तो इसमें वो 14% और अभी अगर हम 2021 और 22 की बात करें तो इसमें जो है जीडीपी के प्रतिशत को जो है वो 16.5%, ठीक है, 16.5% लाने की बात जो है वो की गई है कि यहाँ तक इसको लेके जाना है। नेक्स्ट आता है, भारत में केंद्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा 2006-07 में जीडीपी का कितना प्रतिशत था। तो ये था बेसिकली इसकी हम बात करें तो ये इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 3.4%। और 2016-17 में जो है 16-17 की बात करें तो 16 और 17 में इसको जो है वो 3.5% किया गया था। और अभी जो 2022-23 में इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2022 और 23 का, वो है 6.4% तक जो है राजकोषीय घाटे को घटाकर इतना करने का अनुमान रखा गया है। उसके बाद जो है
नेक्स्ट आता है आवर्ती प्रकृति की मदें किस बजट के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा ये होगा कि ये हमारे पास आगम बजट के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कुल आगम और कुल व्यय के बीच का अंतर। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आ जाता होगा, क्योंकि जो कुल आय, ठीक है, और कुल व्यय का जो बीच का अंतर होता है, या तो वो सरप्लस आएगा या तो वो बजटीय घाटा आएगा। तो यहाँ पे अब कुल है, ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का नहीं है, ठीक है, तो उसको बजटीय घाटा जो है वो बोला जाएगा। नेक्स्ट आया विदेशियों से उधार लेने को क्या कहा जाता है। सो ये तो हमें पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं वो हमें एक तरह की, ठीक है, तो उसको जो है वो पूंजीगत प्राप्तियाँ कहा जाता है। और नेक्स्ट आता है भारत में पहली बार शून्य आधार बजट किस वित्त मंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है वीपी सिंह, ठीक है। पहली बार जो है जो शून्य बजट है वो 1987-88 में जो है वो पीवी सिंह वित्त मंत्री थे उस टाइम पे। उनके कार्यकाल में जो है वो पीटर प्रायर के द्वारा जो है वो दिया गया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन पूंजी बजट में शामिल नहीं है। पूंजी बजट में परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय, ब्याज का भुगतान, ठीक है, तो ब्याज का भुगतान क्या है, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ब्याज का भुगतान, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है किसानों को ऋणों में राहत देना भाग है किसका। अब किसानों को जब ऋणों में जो है वो राहत दी जाती है तो ये गैर योजना व्यय होता है हमारा, ठीक है, गैर योजना व्यय, क्योंकि वो उनको मॉरल सपोर्ट मिल जाए थोड़ी सी, उसके लिए हम इस खर्चे को करते हैं। नेक्स्ट है जब सरकार का व्यय उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। देखो कुल प्राप्तियों की बात की है ना, तो बजट कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, व्यय जो है वो अधिक हो रहा है, तो वो वैसे ही अंडरस्टूड है कि ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय बजट के अध्ययन के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये जो है इसमें जो आरोही क्रम है, तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वित्तीय घाटा, ठीक है, वित्तीय घाटा हमारे पास पहले नंबर पर आता है। वित्तीय घाटे के बाद हम आय का घाटा देखते हैं, आय के घाटे के बाद हम जो है प्राथमिक घाटे को देखते हैं, फिर उसके बाद टोटल जो है बजटीय घाटे को देखा जाता है। तो 3, 1, ये देखो, और 4, 2, इसका डी ऑप्शन हमारे पास होगा। केंद्र सरकार के संपूर्ण कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का अंश आजकल कितना है, ठीक है, आज मतलब आजकल का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन आया ना 2004 में, तो 2004 की बात यहाँ पे की गई है। तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो उस टाइम पे 2004 में जो है ये 37% था। और अगर हम अभी की बात करें ना 2022-23 की बात अगर हम करें तो 2022-23 में जो है ये 10.7% है, ठीक है। और प्रत्यक्ष कर जीडीपी जो है वो हमारे पास 5.5% रखी गई है। और इसी तरह से जो है वो 2022-23 के बजट की हम बात करें, जो हमारा सकल कर होता है, ठीक है, वो 27.58 करोड़ जो है वो अनुमानित है कि हमें 27.58 करोड़ जो है वो अभी अनुमानित मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा जो है इसमें 51% है, एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका हिस्सा 48.51% है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्याज भुगतान आजकल केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का, और ये भी 2004 का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो राजस्व व्यय का है ये लगभग 25% अंश है। और क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन हम देखेंगे 2022 और 23 के पर्पज़ से, तो 2022-23 के पर्पज़ से अभी इसको जो है वो 20% कर दिया गया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है निम्नलिखित में से मेल बिठाइए, ठीक है, हमें मेल बिठाना है। तो हमें पता है कि राजस्व घाटा क्या होता है, जो राजस्व घाटा होता है वो होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय तो 2, ठीक है। तो इसका जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो है स्टार्टिंग से 2 से कोई भी शुरू नहीं हो रहा है। ए में 2, एक ऑप्शन 2 बस इसी ए ऑप्शन में ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अंडरस्टूड हो गया कि बी का आएगा यहाँ पे, बी का 4th नंबर पे राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस गैर ऋण आय, ठीक है। और सी का जो है इसमें हो जाएगा 3 राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, और मौद्रिक घाटा हो जाएगा आरबीआई से प्राप्त सरकारी ऋण।
उसके बाद वर्तमान समय में खुदरा बाजार में एफडीआई के लिए अनुमानित इक्विटी निवेश की सीमा, ये 2011 का क्वेश्चन है। तो 2011 के अकॉर्डिंग जो है ये सीमा जो थी वो 100% कर दी गई थी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है वर्तमान में भारत में सेवा कर की दर क्या है, ये 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है सेवा कर की दर जो थी वो 10% थी। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो 2008-9 में इसको हटा दिया गया था। 11-12 में सेवा कर जो है वो फिर से 10% कर दी गई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है 15-16 में जो है सेवा कर 12% से बढ़ाकर जो है वो 14% कर दिया गया था। वर्तमान में इसकी जगह पे जीएसटी अब जो है वो लागू है, सेवा कर अलग से नहीं आता है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ष 2002-3 में भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर क्या थी। तो समृद्धि दर की हम बात करें तो ये 2004 का क्वेश्चन है। 2004 के अकॉर्डिंग जो है उस टाइम पे समृद्धि दर थी हमारी 8.5%, ठीक है। और क्योंकि अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 2022 और 23 की समृद्धि दर जानना जरूरी है। तो 2022-23 में जो है जो आर्थिक विकास की समृद्धि दर है वो 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। और ये अब तक की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर आंकी गई है 2022-23 में। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। भारत में सबसे बड़ा जो है उत्पादन और निर्यातक किस वस्तु का किया जाता है? रुई, तांबा, चाय, सनोबर। सनोबर ये एक तरह से जो है वो माइका है, ठीक है। तो इसी का जो है जिसको हम अभ्रक बोलते हैं, ठीक है, अभ्रक, तो इसी का किया जाता है। और 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है वो आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्थान पे है इसमें। और उसके बाद सेकंड स्थान पे जो है वो सेकंड पोजीशन है राजस्थान की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास भारतीय आयात संरचना में निम्नलिखित का आयात 1951 से 85 के दौरान सर्वाधिक रहा है। कौन सी वस्तुओं का आयात जो है वो सर्वाधिक रहा है? तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास सर्वाधिक आयात रहा है पूंजीगत वस्तुओं का, ठीक है। और पूंजीगत वस्तुओं का अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा रहा है। और 2021 के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, ये तो 1994 का क्वेश्चन है, तो 2021 के अकॉर्डिंग हमें जानना जो है ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो आयात है वो है पेट्रोलियम क्रूड का, ठीक है, पेट्रोलियम क्रूड का, ठीक है, पेट्रोलियम का। और ये कितना है? 19.2%। और उसके बाद सेकंड नंबर पे है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का है 8.7%। और उस गोल्ड के बाद थर्ड नंबर पे आता है, पहले पे पेट्रोलियम क्रूड है और थर्ड नंबर पे पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, पेट्रो जो पदार्थ होते हैं वो है, उनका है 6.3%। फोर्थ नंबर पे स्टोन है, प्रीशियस जो स्टोन होते हैं उनका 5% है। और जो लास्ट हमारे पास फिफ्थ नंबर है वो है कोयला, 4.9%, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि रिसेंट डाटा के हिसाब से क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक बजट में। सो थैंक यू ऑल।